नदी के इस पार और उस पार बने सोलर पैनल, गांव वालों का घर। अंधेरी खो गांव में रात के 8 बजे का मतलब था सन्नाटा और गहरा अंधेरा। पहाड़ों के बीच फंसी इस जगह में ठंड हड्डियों को गला देती थी। आज की रात दुबई से रमेश और सुरेश अपनी नई नवेली दुल्हनों को लेकर आ रहे थे। उबड़ खाबड़ रास्ते पर जीप के हिचकोले और हेडलाइट की रोशनी ही एकमात्र हलचल थी। जीप के अंदर का माहौल भी बाहर जैसा ही ठंडा और तनावपूर्ण था। सुहानी जीप की पिछली सीट पर बैठी खिड़की के कांच पर जमी धुंध को पोंछते हुए, रमेश, जीपीएस सिग्नल आधे घंटे पहले ही चला गया था। हम किसी जंगल में तो नहीं जा रहे? बाहर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जीपीएस यहाँ काम नहीं करता सुहानी। यहाँ रास्तों का पता पहाड़ों की चोटियों और नदी की आवाज से चलता है। बस पहुंचने ही वाले हैं। नो सर्विस। कमाल है। सुरेश, तुमने कहा था गांव नेचर के करीब है, ये नहीं बताया था कि दुनिया से कटा हुआ है। मेरी माँ को कॉल कैसे करूंगी कि हम जिंदा पहुंच गए हैं? मीरा, सुबह हो जाने दो। पहाड़ की चोटी पर नेटवर्क आता है कभी कभी। अभी बस ठंड से बचने की सोचो। जीप एक झटके के साथ रुकती है। बाहर गहरा अंधेरा है। सुहानी और मीरा जीप से उतरती है। उनके मुंह से भाप निकल रही है। रमेश, यहाँ तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। स्ट्रीट लाइट्स छोड़ो, किसी घर में बल्ब भी नहीं जल रहा। क्या पूरे जिले में पावर कट है? पावर कट नहीं सुहानी, यहाँ पावर कभी आई ही नहीं। खंभे लगने की बात मेरे दादाजी के समय से चल रही है। ये हमारा गांव है, अंधेरी खो। स्वागत है। क्या 21वीं सदी में बिना बिजली के तो लोग रहते कैसे हैं? और ये ठंड। सुरेश, हीटर कहाँ लगेगा? गीजर कहाँ है? हीटर छोड़ो मीरा, यहाँ तो आग जलाने के लिए भी सूखी लकड़ी नसीब वालों को मिलती है। और गीजर, नदी का पानी जमा हुआ है, उसे पिघलाने में ही सुबह हो जाती है। चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। अगली सुबह की हकीकत रात से भी ज्यादा कड़वी थी। रमेश और सुरेश के साझा आंगन में कोहरा छाया था। काकी बसंती गीली लकड़ियों को चूल्हे में फूंक रही थी, जिससे पूरा घर धुएं से भर गया था। हे राम, ये लकड़ी भी ना, आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी क्या? सुहानी अंदर से दौड़कर आती है, धुएं के कारण नाक ढकते हुए। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? इतना धुआं, आपकी सांस फूल रही है। आप हटिए, मैं करती हूँ। गैस कहाँ है? सिलेंडर तो होगा ना? गैस? अरे पगली, सिलेंडर यहाँ साल में एक बार आता है, चुनाव के समय। बाकी दिन तो लाला की दुकान पर ब्लैक में मिलता है। ये चूल्हा ही हमारा नसीब है बहू। आउच! उफ! रमेश, ये पानी तो बिल्कुल बर्फ है। हाथ सुन्न हो गए। क्या हम पानी गर्म करने की रॉड भी नहीं लगा सकते? रॉड? बौडानी, लगता है तुम विलायत से आई हो। बिजली के तार ही नहीं हैं तो रॉड कहाँ लगाओगी? अपनी नाक में? यहाँ सूरज देवता भी 2 घंटे के लिए हेलो बोलने आते हैं, फिर उस बड़े पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं। सुहानी गुस्से और जिज्ञासा से पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा करती है। मंगू काका, धूप राशन पर नहीं मिलती। हम गलत जगह खड़े हैं। देखिए, नदी के ठीक उस पार वाले ऊंचे पहाड़ की टेकरी पर अभी भी तेज धूप है। हमारा घर छाया में है, लेकिन वो कोना, वो रोशन है। हाँ सुहानी, समस्या यही है। हमारा गांव घाटी की गहराई में है। धूप ऊपर लगती है, नीचे आते आते शाम हो जाती है। और बिजली विभाग वाले कहते हैं कि यहाँ खंबे लगाना नामुमकिन है। रमेश, सुरेश, सुनो, हमने शादी करके साथ निभाने का वादा किया था, आदि मानव बनने का नहीं। ये धुआं माँ जी को मार डालेगा। हमें कुछ बदलना होगा, और अभी बदलना होगा। सुहानी और मीरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पतियों को तैयार किया और उसी दोपहर बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई। देखो बउओ, तुम शहर की हो, नाजुक हो। नदी के बीच में खंभा कैसे गड़ेगा? सरकार थक गई। तुम 2 कल की आई लड़कियां क्या कर लोगी? सरपंच काका, खंभे की जरूरत ही नहीं है। हम तार आसमान से लाएंगे और बिजली कोयले से नहीं, सूरज से बनाएंगे। आसमान से? बिजली कड़कड़ा के गिरेगी क्या हमारे ऊपर? नहीं काका, सोलर पैनल, सौर ऊर्जा। रमेश और सुरेश दुबई से जो पैसे कमाए हैं, हम उससे शहर से पैनल मंगवाएंगे।
अरे ओ होशियार चंद, मैंने सुना है वो कांच की पट्टियां होती हैं, बंदर पत्थर मार के तोड़ देंगे। और धूप, मैंने बताया ना, हमारे गांव में धूप नहीं आती। सुहानी जेब से एक कागज निकालकर जमीन पर फैलाती है। काका, हम पैनल अपनी छतों पर नहीं लगाएंगे, हम पैनल वहाँ लगाएंगे, नदी के उस पार, उस ऊंची टेकरी पर जहाँ सुबह से शाम तक धूप रहती है। नदी के उस पार? वहां तो कोई नहीं रहता, वहां से बिजली यहाँ कैसे आएगी? हम तार को नदी के ऊपर से झूला पुल की तरह खींच कर लाएंगे। नदी के इस पार हमारा घर और उस पार हमारा सूरज। पागलपन। अगर तार टूट गया, अगर करंट पानी में गिर गया, पंचायत का पैसा बर्बाद नहीं होगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा। पंचायत का पैसा मत दीजिए, हम अपने जेवर गिरवी रख देंगे। लेकिन अगर बिजली आ गई तो पहला बल्ब आपके चौपाल पर ही जलेगा। मंजूर? पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। तभी काकी बसंती भीड़ को चीरते हुए आगे आती है। भाई साहब, 40 साल से मैं धुएं में जी रही हूँ। मेरी बहुएं अगर रोशनी लाना चाहती हैं तो उन्हें रोकने का हक किसी को नहीं है। मेरे कंगन ले लो, लेकिन इन्हें रोको मत। ठीक है, करो अपनी मनमानी, लेकिन जिम्मेदारी तुम चारों की होगी। एक हफ्ते बाद सामान आ गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भारी पैनल को उफनती नदी के पार ले जाना और फिर टेकरी पर चढ़ाना। नदी के किनारे रमेश, सुरेश और गांव के कुछ लड़के भारी सोलर पैनल उठा रहे हैं। रमेश, पैनल को 45 डिग्री पर झुका कर रखना और धीरे, वो पत्थर हिल रहा है। सुरेश, पीछे से सहारा दे, ये बहुत भारी है यार। भाई, मेरा पैर जम गया है, मुझसे नहीं होगा। सुरेश, हार मत मानना, सोचो, आज रात अगर हीटर नहीं जला तो फिर वही धुआं। चलो, शाबाश। अचानक रमेश का पैर फिसलता है, लेकिन लड़के उसे तुरंत संभाल लेते हैं। दूर खड़े मंगू काका ये सब देख रहे होते हैं। देख रहे हो, जान जोखिम में डाल रहे हैं। शाम ढलते ढलते पैनल टेकरी पर लग गए। अब बारी थी नदी के ऊपर से केबल खींचने की। गांव वाले रस्सियों के सहारे केबल को खींचने के लिए कतार में खड़े हैं। अगर तार बीच में झूल गया तो हवा उसे तोड़ देगी। रमेश, चरखी तैयार है? काका, भैया, आज हमें आपकी बाजुओं की जरूरत है, क्या आप मदद करेंगे? छोटू सबसे पहले आगे आता है, फिर बाकी गांव वाले भी रस्सी पकड़ लेते हैं। तैयार? 1, 2, 3, खींचो। सब मिलकर जोर लगा के हैशा का नारा लगाते हैं। केबल धीरे धीरे नदी के ऊपर तन जाता है और दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। शाम के 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया है। रमेश के घर के बाहर एक अस्थायी कंट्रोल रूम बना है। पूरा गांव सांस रोके खड़ा है। वोल्टेज आ रहा है। रमेश, बैटरियां चार्ज हो गई हैं। क्या मैं करूं? करो रमेश, डरो मत। माँ जी, आप भी हाथ लगाइए। रमेश और काकी बसंती मिलकर कांपते हाथों से एमसीबी उठाते हैं। एक पल का सन्नाटा और फिर अचानक आंगन में लगा 100 वॉट का एलईडी बल्ब दूधिया रोशनी के साथ जल उठता है। काकी बसंती रोते हुए रोशनी को छूने की कोशिश करते हुए, हे राम, ये तो सूरज घर के अंदर आ गया। बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं और झूम उठते हैं। अभी जादू खत्म नहीं हुआ। सुरेश, इंडक्शन ऑन करो। सुरेश इंडक्शन चलाता है। कुछ ही पलों में पानी उबलने की आवाज आने लगती है। गरम है, बिना धुएं के। अब मुझे खांसना नहीं पड़ेगा। ये तो चमत्कार है। बहुओं, तुम जीत गईं। ये रोशनी सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, पूरे गांव की जीत है। उस एक बल्ब ने अंधेरी खो की तकदीर बदल दी। वक्त गुजरता गया और अंधेरी खो रोशनी वाला गांव बन गया। 1 साल बाद वही बिजली बाबू और पड़ोसी गांव के सरपंच वहां आते हैं। 20 साल से यहाँ खंबा नहीं लगा और आपने अपनी ग्रिड बना ली। बाबूजी, जब सरकार नहीं पहुंचती तो सूरज तो पहुंच ही जाता है। हमने बस रास्ता बदल दिया। भैरव सिंह जी, हमारे गांव में भी अंधेरा है। क्या आपकी बहुएं हमारी मदद करेंगी? बिल्कुल काका, हम सिर्फ बिजली नहीं देंगे, हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। सुहानी, फ्लोटिंग सोलर पैनल का प्लान तैयार है? जी, नदी के पानी पर पैनल तैरेंगे। और इंस्टॉलेशन हम करेंगे।
एक और सर्दी की रात आती है, लेकिन अब ये डरावनी नहीं है। सुहानी और मीरा छत पर कॉफी पी रही हैं। नीचे पूरा गांव रोशनी में नहाया है। बर्फ पर रोशनी की चमक किसी त्योहार जैसी लग रही है। अगर हम उस दिन हार मान लेते तो आज भी हम धुएं में खास रहे होते। यहाँ हम बिजली पैदा करते हैं मीरा। हर एक वॉट हमारी मेहनत है। असली सुकून इसमें है। अरे ओ मैडम क्यूरी, नीचे आ जाओ। माँ ने सोलर कुकर में गाजर का हलवा बनाया है। दोनों सहेलियां हंसती हैं और एक दूसरे को ताली देती हैं, और इस तरह एक अंधेरी खो रोशनी की घाटी बन गई। ये कहानी उस पुल की है जो इरादों से बनता है, जहां चाह वहां राह, और जहां धूप वहां रोशनी। हिमगिरी गांव दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए ये पूरी दुनिया थी। साल के 10 महीने ये जगह बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी रहती थी। यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक क्रूर शासक थी। सुबह के 4 बजे थे, लेकिन सूरज निकलने में अभी घंटों बाकी थे। दीनानाथ के पुराने लकड़ी के मकान में रजाई के अंदर भी लोगों की हड्डियां कांप रही थी। हे राम, ये जाड़ा तो इस बार प्राण लेकर ही मानेगा। कौशल्या, जरा देखना, अंगेठी में कुछ चिंगारी बची है या वो भी ठंड से मर गई। मेरे घुटने, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लोहे की कीलें ठोक दी हो। अंगेठी तो रात को ही बुझ गई थी। अब तो सुबह की चाय बनने पर ही थोड़ी गर्मी मिलेगी। हर सुबह यही सजा। लगता है पिछले जन्म में कोई पाप किया था जो इस बर्फ के नर्क में शादी हुई। ए राधा दीदी, उठ भी जाओ, वरना उस झरने पर ढील लग जाएगी। उठ गई हूँ विमला। शिकायत करने से ठंड कम नहीं होगी। चलो जल्दी काम निपटा लें। रवि, प्लीज उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर हवा की आवाज़ सुनो, जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। मुझे शहर वापस जाना है, वहाँ कम से कम गीजर तो होता है। प्रिया, अभी सो जाओ, रास्ता बंद है, हम चाहकर भी शहर नहीं जा सकते। थोड़ा सब्र करो, धूप निकलेगी तो सब ठीक लगेगा। धूप? यहाँ धूप सिर्फ धोखा है रवि। वो चमकती है पर जलाती नहीं, बस बर्फ को और चमका देती है। कुछ देर बाद घर की महिलाएं सिर पर भारी ऊनी कपड़े लपेटे और खाली घड़े लिए कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए झरने पर पहुंची। आज तो हवा हड्डियों को भी चीर रही है। काश हमारे पास भी शहर वालों जैसी सुविधाएं होती। हाय राम, आज तो लगता है खून भी जम जाएगा। राधा दीदी, क्या हम एक दिन भी बिना नहाए नहीं रह सकते? पानी तो देखो, पत्थर जैसा सख्त हो गया है। बर्फ तोड़कर पानी निकालना पड़ेगा। नहाना तो पड़ेगा ही विमला। बाबूजी पूजा करेंगे, बच्चों को स्कूल जाना है, और माँ जी के पैरों की सिकाई के लिए भी पानी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। दीदी, मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं। शहर में तो हम गीजर का बटन दबाते थे और गर्म पानी आ जाता था। यहाँ तो पानी को छूना भी आग में हाथ डालने जैसा लगता है। ठंडी आग, उंगलियां सुन्न हो गई हैं। काश भगवान कोई चमत्कार कर देते। काश यहाँ कोई ऐसा झरना होता जिसमें उबलता हुआ पानी आता, जिसमें हम डुबकी लगा पाते। चमत्कार होते नहीं हैं सुमन, ढूंढने पड़ते हैं। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि इन पहाड़ों के पेट में आग छिपी होती है। ज्वालामुखी ना सही, पर कहीं ना कहीं तो गर्म सोता जरूर होगा। धरती के नीचे भी तो एक दुनिया है। लो, शुरू हो गई हमारी वैज्ञानिक दीदी। अब ये पाताल लोक में गर्म पानी खोजेंगी। चलो चलो, बातें कम करो और घड़े भरो, वरना घर पर डांट पड़ेगी। सभी ने बड़ी मशक्कत से बर्फ तोड़ी और घड़े भरे। राधा ने जानबूझकर अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और बहाना बनाया। बाकी सबके जाने के बाद वो एक अजीब छप छप की आवाज का पीछा करते हुए मुख्य झरने के पीछे फिसलन भरी चट्टानों के पार एक संकरी गुफा में घुस गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाहर इतनी ठंड और यहाँ तो भाप उठ रही है। ये गर्म पानी की नदी जैसे चूल्हे पर चराया हो। कितना सुकून है। मेरी जमी हुई उंगलियां फिर से जिंदा हो रही हैं। पर वो क्या है? पानी के अंदर शीशे का घर, यहाँ इस वीराने में। राधा ने देखा कि किनारे पर एक अजीब सी धातु की नाव तैर रही थी, जो ऊपर से बंद थी, बिल्कुल किसी छोटी पनडुब्बी मिनी सबमरीन जैसी।
ये एक केबल से जुड़ी थी जो सीधे नीचे उस शीशे के घर तक जा रही थी। राधा जिज्ञासावश उस पनडुब्बी नुमा कैप्सूल में बैठी। अंदर कई बटन थे। जैसे ही उसने लीवर खींचा, वो पनडुब्बी पानी के अंदर गोता लगाते हुए नीचे उस घर के डॉकिंग स्टेशन पर जा लगी। वो घर पूरी तरह से वाटरप्रूफ, इंसुलेटेड और गर्म था। ये तो स्वर्ग है। इतनी गर्माहट। यहाँ ना स्वेटर की जरूरत है ना आग की। बाहर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। ये जगह तो किसी जादू से कम नहीं। किसने बनाया होगा इसे? खैर, जो भी हो, अब ये मेरा गुप्त ठिकाना है। जब भी ठंड बर्दाश्त से बाहर होगी, मैं यहाँ आऊंगी। एक हफ्ता बीत गया। राधा रोज चुपके से वहां जाकर आराम करती, जिससे उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। लेकिन घर में उसके बदले हुए रूप और देरी पर चर्चा होने लगी थी। राधा बहू, आजकल तुम पानी भरने में बहुत समय लगाती हो। और अजीब बात है, जब भी तुम आती हो तुम्हारे चेहरे पर एक ताजगी होती है, गाल लाल होते हैं, जबकि बाकी बहुएं ठंड से नीली पड़कर आती हैं। हाँ माँ जी, मुझे तो लगता है दीदी को कोई खजाना मिल गया है, या फिर वो चुपके से धूप सेक रही हैं जो सिर्फ उन्हें दिखती है। वो माँ जी, मैं थोड़ी दूर वाले साफ पानी के स्रोत तक जाती हूँ। वहाँ पानी थोड़ा कम ठंडा है और साफ भी। बस इसीलिए आने जाने में समय लग जाता है। ज्यादा दूर मत जाया करो राधा। सुना है मौसम बहुत खराब होने वाला है। रेडियो पर चेतावनी आ रही थी कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इस बार का तूफान पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। भैया सही कह रहे हैं। मैंने देखा है कि पक्षी भी घाटी छोड़कर नीचे जा रहे हैं, और हमारे कुत्ते शेरू ने कल से खाना नहीं खाया, बस आसमान की तरफ देखकर रो रहा है। जानवर खतरा पहले भांप लेते हैं। अरे हर साल यही ड्रामा होता है। थोड़ी बर्फ गिरेगी, रास्ते बंद होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग डराओ मत। लेकिन दिनेश गलत था। शाम होते होते एक भयानक बर्फीला तूफान आया। हवा के दबाव से घर की छत उखड़ गई और पास के पहाड़ से एक विशाल एवलांच हिमस्खलन गांव की तरफ लुढ़कने लगा। बाबूजी, छत की लकड़ी चटक रही है। बीम टूट रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। कहाँ जाएंगे बेटे? बाहर साक्षात मौत नाच रही है। अंधेरा है और तापमान जानलेवा है। बचाओ, हम दब जाएंगे, मेरे बच्चे। सब लोग मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ये घर अब नहीं बचेगा। मेरे पीछे आओ, मैं एक सुरक्षित जगह जानती हूँ। पागल हो गई हो राधा। इस तूफान में बाहर निकलना आत्महत्या है। हम 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। और यहाँ रुकना मतलब मलबे में दफन होना। महेश, मुझ पर भरोसा करो। मैंने एक जगह खोजी है, वहां हम बच सकते हैं। गुड़िया, गोलू का हाथ पकड़ो। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। चलो। राधा के नेतृत्व में पूरा परिवार और पड़ोसी काका जगत रस्सियों के सहारे एक दूसरे को पकड़कर उस जानलेवा तूफान में घर से निकले और गिरते पड़ते उस गुफा तक पहुंचे। भाभी, और नहीं चला जाता। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। ये गुफा, यहाँ तो हम ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। बस थोड़ा और अंदर चलो दिनेश। हिम्मत मत हारो, हम पहुंच गए हैं। अरे, यहाँ हवा गर्म है और ये गंध। हाँ, ये गर्म पानी का कुंड है। देखो, वहाँ एक पनडुब्बी जैसी मशीन है। हम सबको उसमें बैठकर नीचे जाना होगा। डरो मत, वो पूरी तरह बंद और सुरक्षित है। परिवार के सदस्य डरते डरते उस पनडुब्बी नुमा कैप्सूल में दाखिल हुए। जैसे ही पनडुब्बी पानी के अंदर गई, बाहर का शोर शांत हो गया। जब वे शीशे के घर में उतरे तो उनकी आंखें फटी रह गई। बाहर मौत का तांडव चल रहा था, लेकिन पानी के अंदर सन्नाटा और सुकून था। हे भगवान, ये तो जादुई दरी की तरह गर्म है। मेरे जोड़ों का दर्द जैसे गायब हो गया। दादी देखो, मछली, बड़ी वाली मछली, वो हमें देख रही है। राधा, ये सब क्या है? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? ये कोई सपना तो नहीं? मैंने इसे कुछ दिन पहले ढूंढा था। मुझे लगा था ये मेरा छोटा सा राज रहेगा, लेकिन आज ये हमारी जान बचाने के काम आया। भगवान ने शायद इसलिए मुझे यहाँ भेजा था। बहू, तुम तो साक्षात देवी हो। तुमने सिर्फ अपने परिवार को नहीं, हमारे कुनबे को भी बचा लिया। अगर हम उस घर में रहते तो अब तक बर्फ के नीचे दबे होते। समय के साथ गांव के और लोग भी वहां आ गए और वो जगह एक छोटे से अंडर वाटर गांव में बदल गई।
2 हफ्ते बाद सबने वहां अपनी गृहस्थी जमा ली थी। तभी अचानक ऊपर का हैच खुला और 2 वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन और डॉक्टर मीरा नीचे उतरे। मीरा, देखो क्या मैं सपना देख रहा हूं। हमारा प्रोजेक्ट हाइबरनेशन जिंदा है और इसमें लोग हैं। ये तो एक पूरा बाजार लग रहा है। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? सवाल ये है कि आप लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं और ये दाल की खुशबू कहाँ से आ रही है? घबराइए नहीं, हम दुश्मन नहीं हैं। साहब, हम गांव वाले हैं। ऊपर तूफान ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया। मेरी बहू ने ये जगह ढूंढी और हम जान बचाने यहाँ आ गए। अगर आप कहेंगे तो हम अभी चले जाएंगे, भले ही बाहर मर जाएं। नहीं काका, वीरान घर खंडहर होता है, लोगों से ही घर बनता है। आपने इसे ढूंढकर हमारे प्रयोग को सफल बना दिया। आप लोग यहाँ रह सकते हैं, बल्कि हमें आपकी मदद चाहिए। 2 साल बाद डॉक्टर आर्यन और गांव वालों ने मिलकर उस जगह को एक अद्भुत इको टूरिज्म स्पॉट बना दिया था। पर्यटक उस स्वचालित पनडुब्बी में बैठकर पानी के अंदर की दुनिया का रोमांच लेते हुए शीशे के घर तक आते थे। अरे भाई, अविश्वसनीय! बाहर -10 डिग्री तापमान है, तूफान चल रहा है और यहाँ अंदर हम टी-शर्ट में बैठकर चाय पी रहे हैं। ये नज़ारा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जी सर, इसे स्वर्ग गुफा कहते हैं। ये प्रकृति और विज्ञान का संगम है। डॉक्टर आर्यन और डॉक्टर मीरा की मदद से ये संभव हुआ है। क्या सोच रही हो राधा? यही कि मुसीबतें कभी कभी हमें ऐसी मंजिल तक ले जाती हैं जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। वो तूफान, वो घर का गिरना, अगर वो ना होता तो शायद हम आज भी उस ठंड में ठिठुर रहे होते। और अगर तुम नहीं ढूंढती, अगर तुम उस दिन जोखिम नहीं उठाती, तो आज हम, हमारा गांव और ये खुशियां कुछ भी नहीं होता। तुम हमारी असली हीरो हो। अरे राधा, महेश, चलो। डॉक्टर साहब ने गर्म पानी के कुंड में तैरने की प्रतियोगिता रखी है और विमला कह रही है कि आज दावत में वो अपनी खास पहाड़ी कढ़ी बनाएगी। हंसी मजाक, खुशियों और नई उम्मीदों के साथ पूरा परिवार, वैज्ञानिक और पर्यटक एक साथ दिखाई देते हैं। कैमरा पानी के अंदर से धीरे धीरे ऊपर उठता है, शीशे की छत को पार करता है, गर्म पानी की भाप को चीरता हुआ बाहर की बर्फीली चोटियों और नीले आसमान की तरफ जाता है।